जी लास्ट टाइम जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी उसके अंदर था रिमोट डेस्कटॉप था, रिमोट असिस्टेंस था, वर्चुअल मेमोरी थी, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल था। तो बाकी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दी थी। उसके अंदर एक चीज़ रह गई थी कि रिमोट असिस्टेंस कि आपने अपने किसी दोस्त से, किसी जानने वाले से, अगर आपने ओवर द इंटरनेट अगर आप लोगों ने हेल्प लेनी है, तो या आप चाह रहे हो कि वो आपके सिस्टम से कनेक्ट हो और आपके सिस्टम के अंदर कोई चीज़ चेक कर ले, या आप किसी के सिस्टम के साथ रिमोटली कनेक्ट हो गए, उसके कोई आप ट्रबल शूटिंग वगैरह करना चाह रहे हो, कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हो, वो कैसे करना। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपने किसी को इनवाइट करना हो तो आप लोग स्टार्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पे आगे आप लिखोगे MSRA, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट असिस्टेंस, इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू, सेव इनविटेशन फाइल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने उमैर के नाम से इनविटेशन फाइल मैंने बना दी। ठीक है, और इसका ये साथ में उसने मुझे कोड दिखा दी। ठीक है, अब ये कोड जो है अभी मैं फाइल उस शख्स को दे दूंगा जिसको मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सिस्टम से वो कनेक्ट हो। ठीक है, और ये मैं उसको कोड जो है वो SMS कर दूंगा, या उसको ईमेल कर दूंगा। अभी मैंने फ़ाइल उसको सेंड करनी है, 2-3 तरीक़ों से सेंड की जा सकती है। या तो आप लोग अगर ऑनलाइन किसी से चैट कर रहे हो, आप इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर लाइक MS मैसेंजर, याहू मैसेंजर वगैरह से सेंड कर सकते हो, या आप उसको ईमेल कर सकते हो, या फिर उसका एक तीसरा तरीका ये है कि आप लोग जो है अगर सपोज़ वो आपके साथ कोई ऐसा मीडियम नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, कोई ईमेल वगैरह का आप लोग चैट पे नहीं हो, आप उसे फ्लैश पे कॉपी करके दे सकते हो। तो लेकिन इसका एक सर्टन टाइम पीरियड होता है, सर्टन टाइम पीरियड के अंदर ये वैलिड होती है। अच्छा, लेकिन इनविटेशन तो आपने बना दी, जब तक आप लोग अपने कंप्यूटर पे अलाउ नहीं करोगे रिमोट असिस्टेंस, तो कोई भी आपके कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकेगा। उसके लिए आप लोग माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में आओगे, एडवांस पे क्लिक करोगे, रिमोट पे क्लिक करोगे, अलाउ रिमोट असिस्टेंस, और एडवांस पे आओगे। और अगर सपोज आपका कोई कुलीग है, उसको आप कह रहे हो कि यार मेरा सिस्टम जो है वो जाके चेक कर लेना, तो यहाँ से आप लोग उसका टाइम इंटरवल भी सेट करोगे कि ये इनविटेशन फाइल जो उसको दे रहे हो कितनी देर के लिए वैलिड है, 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे के लिए, कितनी देर के लिए वैलिड है, कितने दिनों के लिए वैलिड है। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये 6 घंटों के लिए वैलिड है, ओके किया, ओके किया। अब ये फाइल जो है किधर, रिमोट असिस्टेंस में तो ऐसे कोई गेटवे की ऑप्शन है ही नहीं है। सिस्टम प्रोटेक्शन, रिमोट डेस्कटॉप और चीज़ है भाई, रिमोट असिस्टेंस जो है वो और चीज़। रिमोट असिस्टेंस के अंदर आपने पढ़ा था कि यहाँ पे देख लें, आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है कोई गेटवे की? वो जो आप जिसकी बात कर रहे हो ना, रिमोट डेस्कटॉप गेटवे, वो रिमोट डेस्कटॉप गेटवे जो है ना, वो रिमोट डेस्कटॉप का फीचर है। ठीक है, जब आप किसी सिस्टम के साथ जब आप कनेक्ट होते हो ना, तो फॉर एग्जांपल मैं किसी के साथ जो है ना रिमोट अपना सेशन बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो मे भी आपने यहाँ पे कहीं पे ये चीज़ पढ़ी हो, रिमोट डेस्कटॉप गेटवे, वो रिमोट डेस्कटॉप ये यहाँ पे है। रिमोट असिस्टेंस और चीज़ है, रिमोट डेस्कटॉप और चीज़ है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको उसका एक डेमो करके दिखा दूँ, फिर मैं उसकी तरफ आता हूँ कि अब आपको फाइल में कैसे दूँगी, आपको मेल कर दूँगी, फ्लैश में, फ्लैश है किसी के पास? अभी मैं इनको जो है अहमद नाम जो अहमद को जो है ना ये फाइल मैं कॉपी करके दे रहा हूँ। तो अहमद जो है इस फाइल को यूज़ करते हुए भी मेरे सिस्टम से कनेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, अभी आप लोगों को मैंने ये करके दिखाया कि एक इनविटेशन फ़ाइल बनाई, इनविटेशन फ़ाइल हम लोगों ने अहमद को दी, अहमद ने फाइल के ऊपर डबल क्लिक किया, उसमें उसने पासवर्ड फीड किया, और उसके बाद जो है वो पासवर्ड दे के मेरे सिस्टम से कनेक्ट हो गया। उसने रिक्वेस्ट कंट्रोल पे क्लिक किया, मैंने उसको अलाउ कर दिया, तो वो मेरे सिस्टम से रिमोटली कनेक्ट हो गया, और उसके बाद उसने जो भी करना था वो कर सकता था। मैं जब स्टॉप शेयरिंग करूँगा तो उसके और मेरा सेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। अभी तो मैंने फ़ाइल बना के उसको दी, तो उसने करके दिखाया, अभी वो फाइल मुझे बना के दे रहा है, तो अभी मैं उसके सिस्टम के साथ यहाँ पे आप लोगों को कनेक्ट हो गए, उसने करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये देखिएगा कि अभी अहमद ने जो है मुझे फ़ाइल बना के दी है, ये अहमद वाला,
तो इनविटेशन फाइल इसने क्रिएट की। मैं इस इनविटेशन फाइल के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, वो मेरे से पासवर्ड डिमांड करेगा। पासवर्ड बताओ। BF WTY XHD 7 JK DF7 JK। ओके करूँगा, वो वहाँ से मुझे अलाउ करेगा, यस करेगा। यस करो। अच्छा, बात औकात ये होता है, अभी हम लोग जो है ना थ्रू इंटरनेट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप लोग ये ना समझे कि हम लोग जो है वो लैन पे बैठे हुए हैं और वाईफाई के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्टेड मेरे पास डिस्कनेक्ट हो गया, खत्म हो गया। दोबारा सेशन। अच्छा बताओ, दोबारा पासवर्ड बताओ। BFW TY XHB SF7 JKT BFW TYX HB लेकिन वो अलाउ करेगा। तो उसके बाद जो है अब ये उसके डेस्कटॉप जो है इंटरफेस जो है ये देखो, ठीक है। अब मैं इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ मैं उसको व्यू कर सकता हूँ। ये देखिए, एक मिनट छोड़ दूँ। ये अगर मैंने उसका कंट्रोल की रिक्वेस्ट करनी, बिल्कुल टॉप के ऊपर लेफ्ट साइड पे देखें, सबसे ऊपर यहाँ पे। उसके पास नहीं आएगा, मेरे पास आएगा कि मैं उसका रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कंट्रोल की। रिक्वेस्ट कंट्रोल पे क्लिक किया, उसके डेस्कटॉप पे आया, वो यस कर देगा, ठीक है। अब उसके सिस्टम का कंट्रोल मेरे पास आ गया। लाइक देखें, मैंने उसके स्टार्ट पे क्लिक किया, मैं उसके कंप्यूटर के स्पेक्स अगर चेक करना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे आया उसके, और वो यहाँ पे जो है उसके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन लाइक विंडोज 7 अल्टीमेट सर्विस पैक 1 इंस्टॉल हुआ हुआ 64 बिट और 4 GB रैम वगैरह, ठीक है। वो यहाँ पे अहमद PC यहाँ पे नज़र आ रहा है जी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इनविटेशन फाइल बनाने का तरीका, इसके 3 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर आप लोग आ जाएं। दूसरा तरीका इसका ये है, आप लोग स्टार्ट के अंदर आएँ, रन के अंदर आएँ, यहाँ पे लिखें MSRA या MSRA लिख दें आप लोग, या फिर आप पूरा लिख दें रिमोट असिस्टेंस, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट असिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू, ठीक है। वो अभी इस वजह से कह रहा है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले फाइल बनाई थी ना, और मैं अभी सेशन में था। आप डिस्कनेक्ट कर दो मुझे ना, कर दे डिस्कनेक्ट। स्टार्ट में आएंगे, रन में आएंगे, MSRA पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक आपके पास स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन विज़िट आपके पास चलेगा। आपने डेस्कटॉप शेयर करके याद करके दिखा दो। सॉरी ये एग्जैक्टली है, ये गलती थी कि मैंने जो है ना अपना रिमोट असिस्टेंस मैंने वो डिसेबल कर दी। मैं यहाँ पे पहले अलाउ करूँगा तो देन उसके बाद कोई मेरे सिस्टम से कनेक्ट हो सकेगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकेगा। ये पहले आप विजिट चलाओगे, इनवाइट समवन ट्रस्ट टू हेल्प यू, सेव दिस इनविटेशन फाइल, और इनविटेशन फाइल यहाँ पे सेव कर देंगे जी। नज़र आ रहा आपको, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इनविटेशन फाइल जो है मैंने फॉर एग्जांपल 1 2 3 के नाम से मैंने इनविटेशन फाइल सेव की है, और साथ ही पासवर्ड दे देगा। इस पासवर्ड को मैं अपने पास नोट कर लूँगा, और उस बंदे को मैं ईमेल कर दूँगा, ये मैसेज करके बता दूँगा उसको कि ये पासवर्ड है और ये फाइल है 1 2 3 वाली। क्या चीज़? नहीं, पासवर्ड सिस्टम जनरेटेड ही होता है, वो अपनी मर्जी से सेट नहीं कर सकता। इसके अंदर अपनी मर्जी से आप पासवर्ड नहीं सेट कर सकते। ये उसको बताना होगा जो रखा होगा, अदरवाइज इनविटेशन पासवर्ड मांगे, जब वो इनविटेशन क्लिक करेगा ये वाला पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। लेकिन ये इसका जो है ना, आप लोगों ने हर वक्त रिमोट सिस्टम्स को अनेबल नहीं रखना। कहीं ये ना हो कि आप लोग किसी को आप सिखा रहे हो, अच्छा यार इस तरह सिस्टम से कनेक्ट भी हो जाते हैं, उसके बाद अलाउ कर दो, वो आपके सिस्टम से आपसे देख। खैर, जब तक रिमोट कंट्रोल वो नहीं करेगा और वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ जस्ट व्यू कर सकता है वो। ये नुकसान होगा कि आप लोग जो भी काम कर रहे होगे तो और द इंटरनेट अगर वो बैठा, अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 दिन के लिए अलाउ रिमोट असिस्टेंस किया है, किसी दोस्त को आपने दे दिया था, तो उसके बाद आप कंप्यूटर पे जो कुछ भी कर रहे हो अपने घर में बैठा मज़े ले रहा, देख रहा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद ही डिस्कनेक्ट कर सकते जब तक वो नहीं करेगा।
जी जी रिक्वेस्ट तो उसके अंदर आएगी, लेकिन इसको भी ऑटोमेट किया जा सकता है अगर किसी को थोड़ी स्क्रिप्टिंग आती है, ये ऑटो अलाउ भी किया जा सकता है उसको। एनीवे वो भी आउट ऑफ स्कोप है, तो अब बता दिया करो ये ना। अच्छा, आईपी एड्रेसिंग का यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर ये बता रहा है कि 3 कंप्यूटर हैं, तीनों के अगर आप लोग गौर से देखो 192.168.2 यानी क्लास सी का आईपी एड्रेस है सबनेट 1 के अंदर, और सबके पहले 3 ऑक्टेट सेम है। बाकी हर कंप्यूटर को किसी को 180 दिया, किसी को 181 दिया, किसी को 182 दिया, यानी बाहमी कम्युनिकेशन के लिए इनकी नेट आईडी का सेम होना ज़रूरी है। अच्छा, अब जो सबसे ऊपर टॉप पे यहाँ पे जो आपको कंप्यूटर नज़र आ रही है, इसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन क्या है 180, इसकी 181, इसकी 182, लेकिन अगर पहले 3 ऑक्टेट देखें इनके नेटवर्क का एड्रेस सबका सेम है, यानी आपस में कम्युनिकेशन के लिए सबका नेटवर्क एड्रेस सेम होना चाहिए, और बाकी आखिरी उनका चेंज है वो उनकी अपनी इनफरादी शनाख्त है। ठीक है। अच्छा, जो दरमियान में जो ये जो अभी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना 192.168.2.182, ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इसकी है ये इसकी क्या है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इसको बाइनरी फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। बाइनरी कहते हैं 0-1 की लैंग्वेज को, बाइनरी किसको कहते हैं 0-1 की लैंग्वेज को। तो जो कहा जाता है ना कि आईपी एड्रेस के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए हर एक पोर्शन, हर एक खाना जो है उसकी 8 बिट्स ही बनती हैं, 8 बिट्स से ज़्यादा का वो एड्रेस नहीं बनता। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे नीचे सबनेट 2 है। सबनेट 2 जो है वो एक अलहदा से नेटवर्क है। क्यों अलहदा से क्यों है? उनकी जो नेट आईडी है 192.168.1 वो डिफरेंट है। पहले वालों की 192.168.2 थी नेट आईडी, और दूसरे वालों की नेट आईडी क्या है 192.168.1। ये डिफरेंट है ये आपस में। सबनेट मास्क का भी जिसने मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे क्या कह रहा है सबनेट मास्क स्पेसिफाई विच पार्ट ऑफ एन आईपी एड्रेस इज द नेटवर्क आईडी एंड विच पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस इज द होस्ट आईडी। क्लास ए के अंदर मैंने आपको बताया कि पहला ऑक्टेट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, बाकी 3 होस्ट के लिए। क्लास बी के अंदर पहले 2 नेटवर्क के लिए और बाकी 2 होस्ट के लिए। क्लास सी के अंदर पहले 3 नेटवर्क के लिए और चौथा होस्ट के लिए। क्लास सी के यहाँ पे उसने उसका सबनेट मास्क बताया हुआ है कि उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255 सिफर है, यानी क्लास सी के अंदर जो होस्ट की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है वो क्या सिफर है, और बाकी सारे पहले 3 ऑक्टेट उसके नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे नेट आईडी निकालने का तरीका बताया हुआ है कि नेट आईडी किसी भी सिस्टम की अगर आपने निकालनी हो, उसके नेटवर्क के पोर्शन को आप एज इट इज़ लिख दो और होस्ट के पोर्शन को 0 कर दो, तो उसकी क्या बन जाती है नेट आईडी। और होस्ट आईडी कैसे निकालते हैं? अगर हम लोग नेटवर्क के पोर्शन को 0 कर दें और होस्ट के पोर्शन को एज इट इज़ लिख दें, यानी इस आईपी एड्रेस के अंदर जो 192.168.1.200 इसकी होस्ट आईडी क्या है 200, और इसकी नेट आईडी क्या है इसकी 192.168.1। क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255, यानी सबसे ऊपर आईपी एड्रेस दिया हुआ है, फिर यहाँ पे सबनेट मास्क दिया होगा और सबसे आखिर में नेट आईडी दी हुई है। आप लोग जब कंप्यूटर के अंदर जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ में टीसीपी/आईपी की प्रॉपर्टीज़ में दोगे, आपने सिर्फ आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क देना है, या ऑप्शनली बाज़ औक़ात आप लोगों को गेटवे देना पड़ेगा। ठीक है, नेट आईडी आप लोगों को देनी नहीं पड़ती किसी भी जगह पे, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कि कंप्यूटर की आपस की कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि सबकी नेट आईडी सेम हो, तब वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। A default gateway is a device, usually a router, on a TCP/IP internet that forwards IP packet to other subnet। जैसे यहाँ पे भी आपको मैंने बोर्ड पे एग्जांपल देके बताया कि क्लास ए ने क्लास बी से क्लास सी से कम्युनिकेशन करनी है, तो दरमियान में राउटर लगाएंगे और राउटर के वो इंटरफेस जो उनकी साइड का होगा वो उसका क्या कहलाएगा गेटवे कहलाएगा। यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर उसने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल विंडोज 7 के क्लाइंट है एक सबनेट के अंदर, और उन पर सपोज अगर क्लास ए का आईपी एड्रेस चल रहा है और दूसरी साइड पर राइट साइड पे विंडोज 7 के क्लाइंट कंप्यूटर और है दूसरे सबनेट में, और उन पर सपोज क्लास बी का आईपी एड्रेस चल रहा है, तो बाहमी कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दरमियान में एक राउटर लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस का बताया हुआ है कि पब्लिक आईपी एड्रेस जो है जो इंटरनेट के ऊपर यूज़ होती हैं और हमेशा यूनिक होती हैं। ठीक है, और एआना से जो है आप लोगों को उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। और जो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो आप लोगों के नॉन राउटेबल, यानी कि इंटरनेट के ऊपर वो यूज़ नहीं होते, लोकली आप लोग असाइन करते हो। ठीक है, और इंटरनल टेस्टिंग वगैरह के लिए आप लोग जो है वो आईपी एड्रेस वो देते हो। अब आईपी एड्रेस किसी भी सिस्टम को आप लोगों ने देना है, वो कैसे देना है?
आप यहाँ पे अपने लैन पर राइट क्लिक करोगे टाइम के साथ, जो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है वाईफाई का आइकन आ रहा है, या आप लोगों के नेटवर्क का आइकन यहाँ पे आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करोगे, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आ जाओगे। यहाँ पे आप चेंज अडॉप्टर सेटिंग पे क्लिक करोगे, आपके सिस्टम के अंदर जितने अडॉप्टर्स लगे होंगे तो वो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले कर रहा होगा, ठीक है। तो अभी एक वायरलेस लगा, एक ब्लूटूथ लगी है। इसी तरह से आप लोगों का लैन का एड्रेस भी, अगर आप लोगों के लैन कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल हुआ तो वो भी यहाँ पे आ रहा होगा। आप उस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाए, प्रॉपर्टीज़ पे आके TCP/IP के प्रॉपर्टीज़ पे आ जाए और यहाँ से आप लोग IP एड्रेस उसको असाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, IP एड्रेस जब हम लोग किसी भी सिस्टम को देते हैं, IP एड्रेस जो है वो 3 तरह से असाइन किए जा सकते हैं। IP एड्रेस जो है 3 तरह से असाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। मेन मैकेनिज्म जो है इसका IP एड्रेसिंग का वो तो है 2, एक है स्टैटिक और एक है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब है कि मैनुअल IP एड्रेस खुद से जाके देना, उसको बोलते हैं स्टैटिक IP एड्रेसिंग या मैनुअल IP एड्रेसिंग। और दूसरा मैकेनिज्म है IP एड्रेस का जिसको बोलते हैं डायनामिक एड्रेसिंग, यानी कि ऑटोमेटिक IP एड्रेस कंप्यूटर खुद से ले लेता है। अब IP एड्रेस जो कंप्यूटर खुद से लेता है वो 2 तरीक़ों से लेता है। एक लेता है वो APIPS सर्विस के ज़रिए से, और दूसरा वो लेता है DHCP के ज़रिए से। APIPS स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग, यानी अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई एक ऐसी अथॉरिटी नहीं लगी हुई जो कि क्लाइंट सिस्टम को IP एड्रेस प्रोवाइड करती है, और क्लाइंट कंप्यूटर खुद से ऑटोमेटिकली जो IP एड्रेस अपनी बिल्ट इन सर्विस के ज़रिए से ले लेता है, और वो आप लोगों का अमूमी तौर पे जो IP एड्रेस होता है वो 169 से शुरू होता है। अगर आप किसी क्लाइंट कंप्यूटर को IP एड्रेस ना दो तो उसके पहले 2 अक्षर इस तरह से आ रहे हो 169.254। इसका मतलब क्या है, ये इसने ऑटोमेटिकली ऑब्टेन किया। और कहाँ से किया? सिस्टम के अंदर एक बिल्ट इन सर्विस होती है जिसको बोलते हैं APIP है, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग। ये बिल्ट इन सर्विस के जरिए से इसने खुद ब खुद इसने IP एड्रेस गेट कर लिया। कंप्यूटर का IP एड्रेस चेक करने की कमांड क्या होती है कि आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट हो और यहाँ पे आप लोग कमांड दोगे ipconfig/all, तो ये आप लोगों का IP एड्रेस की सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को बता देंगे। अब डेस्टिनेशन कंप्यूटर के साथ आप लोगों ने अपनी कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो उसके लिए जो हम लोग कमांड यूज़ करते हैं वो करते हैं पिंग की कमांड यूज़ करते हैं। पिंग स्पेस या तो कंप्यूटर का नाम देते हैं या IP एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बैठा हूँ, इस कंप्यूटर का IP एड्रेस है 192.168.0.1 और जिसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ उसका 192.168.0.2। तो मैं यहाँ से बैठ के इस कंप्यूटर के साथ अपना कनेक्शन वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि कनेक्शन बना भी हुआ नहीं, तो मैं अपने कंप्यूटर में बैठ के कमांड दूंगा पिंग स्पेस 192.168.0.2। अगर तो इसके केस में मुझे रिप्लाई आ गया तो इसका मतलब हमारा फिजिकल कनेक्शन सही बना हुआ है। जब आप किसी सिस्टम को पिंग करते हो तो 3 तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलता है। या तो आप लोगों को रिप्लाई मिलता है, या आप लोगों को कहता है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, या आप लोगों को कहता है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट। अगर तो रिप्लाई आ गया इसका मतलब है कि जिस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाह रहे हो वो जिंदा है, वहाँ तक आपकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। और अगर आता है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, इसका मतलब ये है कि वो कंप्यूटर तो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो किसी दूसरे नेटवर्क का हिस्सा है, तो उसके नेट ID वगैरह जो है या उसकी IP की स्कीम जो है वो डिफरेंट है। और अगर वहाँ पे लिखा आता है रिक्वेस्ट टाइम आउट, इसका मतलब है डेस्टिनेशन कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसका या तो लैन कार्ड नहीं इंस्टॉल हुआ हुआ या केबल नहीं लगी हुई, आप लोगों की कनेक्टिविटी नहीं हुई। अगर तो रिप्लाई आ जाए इसका मतलब है कनेक्टिविटी है। अगर वो कहे कि रिक्वेस्ट टाइम आउट इसका मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। और अगर कहे कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल तो इसका मतलब है कि जिसको आप पिंग कर रहे हो, जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो वो सेम नेटवर्क का पार्ट नहीं बल्कि किसी दूसरे नेटवर्क का पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है? जी, बाद में ये होता है कि आप लोगों की कनेक्टिविटी तो आप लोगों की है, तार आप लोगों की सही लगी हुई है, तार आप लोगों की सही लगी हुई है, लेकिन आप डेस्टिनेशन कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पा रहे, आपके पास रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब ये होता है कि आपका फिजिकल कनेक्शन आप लोगों का डिसेबल है, फिजिकल कनेक्शन ब्रेक हुआ होगा। इसकी नंबर ऑफ रीजन हो सकती है। एक वजह तो हो सकती है तार डैमेज हो, दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि दोनों साइड में से किसी एक साइड का जो आप लोगों के लैन कार्ड का आप लोगों को प्रॉब्लम हो कि लैन कार्ड आप लोगों का वर्किंग नहीं है। तीसरी सूरत ये हो सकती है किसी एक कंप्यूटर से केबल निकली हुई हो, और चौथी सूरत ये हो सकती है कि दरमियान में कोई फायरवॉल लगी हो जो ब्लॉक कर रही हो। अच्छा, विंडोज 7 के अंदर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप अगर चाहो तो दूसरे सिस्टम्स को अलाउ करो कि आपको पिंग कर सके, और अगर आप चाहो तो आप लोग ब्लॉक कर दो। फायरवॉल के ज़रिए ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल की जा सकती हैं। अगर आपके फायरवॉल के अंदर आपके फायरवॉल जो है पिंग की ट्रैफिक को ब्लॉक कर रही है तो कोई भी आपको पिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, IP एड्रेस देने के लिए मैं आपको बताया कि IP एड्रेस चेक करना हो किसी भी सिस्टम का, एक तरीका तो ये है
कि आप लैन की या वाईफाई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आए। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आने के बाद यहाँ से तो आप लोग जो है उसका आईपी एड्रेस जो है वो खुद से असाइन कर सकते हो। अब अगर आपने अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देखना हो तो वो कैसे देखेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ से आप स्टेटस पे क्लिक करोगे। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आप डिटेल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस आपको पता लग जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या आ रहा है। ये तो उसको राउटर से मिला। तो आईपी एड्रेस का मैंने आपको बताया कि बेसिकली असाइन करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है स्टैटिक यानी मैनुअल खुद से कंप्यूटर का आईपी एड्रेस असाइन करना, और दूसरा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आईपी एड्रेस ले ले। अच्छा, अब आईपी एड्रेस असाइन करने के दो मैकेनिज्म है, स्टैटिक या डायनामिक। डायनामिक के अंदर फर्दर दो ऑप्शन होती हैं, एक होता है कि APIP के जरिए से दिया जाए और दूसरा कि DHCP के जरिए से दिया जाए। DHCP स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हम लोग अपने नेटवर्क के अंदर एक ऐसा सर्वर लगाते हैं जो क्लाइंट कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। इसको हम लोग पहले पूल बता देते हैं, इसको हम पूल का मतलब है रेंज। रेंज हम इसको बता देते हैं कि तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक आईपी एड्रेस असाइन करना है। अगर आप ये चाहते हो कि आप किसी लैब के अंदर एज ए नेटवर्क एडमिन काम कर रहे हो और आपको खुद से आईपी एड्रेस ना देना पड़े, बल्कि कोई सिस्टमेटिक वे के अंदर हर कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली मिल जाए और आईपी एड्रेस भी आपकी मर्जी का मिले, तो फिर क्या आप कॉन्फ़िगर करोगे? DHCP कॉन्फ़िगर करोगे। तो अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने प्रॉपर्टीज में जाके दिखाया आप लोगों को कि आईपी एड्रेस हम लोगों ने खुद से साइन नहीं किया। स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं है, इसका डायनेमिक आईपी एड्रेस है। अब डायनेमिक आईपी एड्रेस इसका चूंकि 169 सीरीज वाला नहीं, तो ऑब्वियसली इसको कहाँ से मिला? DHCP से मिला। ठीक है, अब अगर आप लोग इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज के अंदर देखो तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को ये दिखा रहा है कि इसका सबनेट मास्क क्या है और लीज कब ऑब्टेन हुआ, लीज एक्सपायर कब हो रही है, और गेटवे का एड्रेस क्या और DHCP सर्वर का एड्रेस क्या। ठीक है, यहाँ पर जो वाईफाई का जो एक्सेस पॉइंट लगा, वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा, वो एज ए जो है DHCP सर्वर भी एक्ट कर रहा है वो। तो उस एक्सेस पॉइंट के जरिए से आईपी एड्रेस मिला होगा। तो ये अभी जो आईपी एड्रेस मिला डायनामिकली मिला, लेकिन मिला किसके जरिए से? DHCP के जरिए से मिला। अच्छा, इसकी प्रायोरिटीज ऐसे होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके लैब के अंदर कोई DHCP सर्वर नहीं लगा हुआ और आपने किसी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस भी असाइन नहीं किया, तो कंप्यूटर को जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिलेगा वो मिलेगा क्लास B का APIP का आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अपने नेटवर्क के अंदर DHCP की सर्विसेज इनेबल कर दी, कोई DHCP सर्वर लगा दिया, तो अब APIP वाला आईपी एड्रेस खत्म हो जाएगा। अब कौन सा एड्रेस मिलेगा? DHCP का। लेकिन APIP और DHCP दोनों से ज़्यादा पावरफुल स्टैटिक मैकेनिज्म है। अगर मिसाल के तौर पर मेरे सिस्टम को मिला हुआ आईपी एड्रेस DHCP के जरिए से, APIP के जरिए नहीं मिला, DHCP के जरिए मिला, तो मैं खुद से जाकर TCP/IP प्रॉपर्टीज में जाकर जो चेंज करूंगा तो वो कौन सा होगा? स्टैटिक होगा। वो क्या कर देगा? वो ओवरराइड कर देगा APIP को भी और DHCP को भी। यानी रूल ये बना कि DHCP ऑलवेज ओवरराइड APIP सर्विस, DHCP क्या करता है? APIP की सर्विस को ओवरराइड करता है। सिमिलरली स्टैटिक आईपी एड्रेस आल्सो ओवरराइड APIP सर्विस। मिसाल के तौर पर नेटवर्क में कोई DHCP सर्वर नहीं लगा, खुद से कंप्यूटर ने आईपी एड्रेस ले लिया, वो मिला उसको APIP के जरिए से। अब आप जाके TCP/IP की प्रॉपर्टीज में जाके लैन की प्रॉपर्टीज जाकर खुद से चेंज कर दो, तो ये आपने स्टैटिक दे दिया, स्टैटिक ने ओवरराइड कर दिया APIP को। स्टैटिक भी ओवरराइड कर देता है APIP को और DHCP भी ओवरराइड कर देता है APIP को। लेकिन स्टैटिक सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आपके कंप्यूटर ने आईपी एड्रेस लिया और DHCP सर्वर के जरिए से ले लिया उसने आईपी एड्रेस, अब अगर उसको चेंज करना चाहो तो आप लोग चेंज कर सकते हो। यानी रूल क्या बना कि DHCP can override APIP service, but static IP address can override DHCP service also। कि स्टैटिक जो है वो APIP को भी ओवरराइड कर देता है और DHCP को भी ओवरराइड कर देता है। बाकी ये कि अगर किसी को इसकी समझ नहीं लगी तो हम लोगों में सर्वर का टॉपिक आएगा ना, सर्वर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इन डिटेल DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना और उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आप लोगों ने जो आज की जो डिस्कशन थी आईपी एड्रेस के हवाले से, इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, APIP हमेशा क्लास B यूज़ करता है और उसके पहले दो ऑपरेट में ये लिखा होगा 169.254। ठीक है, DHCP क्लास C नहीं, DHCP के जरिए कुछ भी दिलवा सकते हो, क्लास A का भी दिलवा सकते हो, B का भी दिलवा सकते हो, C का भी दिलवा सकते हो। वो तो आपकी मर्जी है। ये यूजर ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने, जो DHCP का एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसने जो पूल बनाया होगा, जो उसने रेंज बताई होगी, उसी रेंज में से आईपी एड्रेस मिलेगा। यानी कोई समझ लगी आपको? आईपी एड्रेस APIP वाली बात हम लोग किसी भी कंप्यूटर में नई इंस्टॉलेशन करते हैं ना, जब तक हम लोग किसी कंप्यूटर पर आईपी एड्रेस नहीं देते
और नेटवर्क के अंदर हमारा कोई DHCP सर्वर भी नहीं लगा हुआ। अब उस कंप्यूटर ने लैन पे तो कम्युनिकेशन करनी है, तो उसको कम्युनिकेशन करने के लिए लैन पे ज़िंदा रहने के लिए उसको कोई ना कोई IP एड्रेस तो चाहिए। तो वो जो उसको खुद ब खुद IP एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाता है ना उसको। अगर उसको मिला है 169.254 वाला, तो इसका मतलब है उसको API के जरिए मिला। API स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक बिल्ट इन सर्विस होती है कि अगर स्टैटिक IP एड्रेस साइन ना किया जाए, DHCP के जरिए से साइन ना किया जाए, तो खुद ब खुद वो गेट कर लेता है। उसको बोलते हैं API सर्विस। ठीक है जी। Yes, sir. Protect IP. सर वो तो यूएस में रूल पास हो रहा है, सोफा एंड फीफा। हाँ वो खैर मैं जिस तरह भी आपको बताया ना कि DHCP के इसके ये IP एड्रेसिंग वाला बुझाता है खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अभी ये कि IP एड्रेस को फिर बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, फिर ये क्लासेस कैसे बनी, जिस तरह भी भाई पूछ रहे थे कि क्लासेस बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और क्लासफुल IP एड्रेस क्या होता है, क्लासलेस IP एड्रेस क्या होता है, फिर इसकी सबनेटिंग कैसे की जाती है, सबनेटिंग करने का क्या फ़ायदा होता है, सबनेटिंग क्या चीज़ होती है, सुपरनेटिंग क्या चीज़ होती है। तो खैर इसके ऊपर तक पूरी की पूरी सर्टिफिकेशन भी है। तो अभी हम लोग उस जगह पर नहीं जा रहे। तो अभी जो हमारा मकसद आज की डिस्कशन का ये था कि आप लोगों को बेसिक्स का आप लोगों को पता होगा किसी कंप्यूटर का आपस में कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों का IP एड्रेस दिलवाना ज़रूरी है। और उसके जो मेजर फैक्टर जो कंसिडर करने वाला है वो ये कि सबकी नेट ID सेम होनी चाहिए, लेकिन हर कंप्यूटर की इंडिविजुअल शनाख्त जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर सबको आप लोगों ने साइन कर दिया 192.168.1.1 सबको ही दे दिया तो वो आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे नहीं, सबकी नेट ID भी सेम होगी, सबकी होस्ट ID भी सेम होगी, तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ज़्यादा क्लियर? आगे चलें? यस सर। हाँ? चले ना सर, अभी तो कुछ भी नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस करने थे वो हम लोगों के डायनामिक डिस्क। आप लोग जो है ना कंप्यूटर के अंदर जो पार्टीशन करते हो, पार्टीशन बेसिकली आप लोगों की दो तरह की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं बेसिक डिस्क और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डायनामिक डिस्क। तो कंप्यूटर की आप पार्टीशन करते हो ना, CDE ड्राइव बनाते हो आप लोग, ठीक है, विंडो शिंडो जिस पर इंस्टॉल करते हो, ये कहलाती है आप लोगों की बेसिक डिस्क। ये क्या कहलाती है आप लोगों की बेसिक डिस्क। बेसिक डिस्क के अंदर जो आप पार्टीशन बनाते हो वो कौन सी होती हैं? वो आपकी प्राइमरी पार्टीशन हो सकती है, एक्सटेंडेड पार्टीशन हो सकती है। सर इस टॉपिक का नाम क्या है? डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क। और लॉजिकल पार्टीशन हो सकती है। पहली पार्टीशन जिसके ऊपर आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है बाय डिफॉल्ट आप लोगों की वो प्राइमरी पार्टीशन होती है, ठीक है। और अगर मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशन हो तो उनमें से जो एक्टिव पार्टीशन होगी उसके ऊपर आप लोगों का OS इंस्टॉल होगा। प्राइमरी के अलावा हार्ड डिस्क के अंदर हम लोग जितनी पार्टीशन करते हैं वो सारी की सारी कहलाती है ओवरऑल एक्सटेंडेड पार्टीशन। लेकिन एक्सटेंडेड सिर्फ नाम की हद तक होती है, कागजी कार्रवाई की हद तक होती है, एक्चुअल इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। एक्सटेंडेड के अंदर जो असल चीज़ होती है वो होती है आप लोगों की लॉजिकल ड्राइव। अच्छा, हम लोग कंप्यूटर के अंदर कितनी ड्राइव मैक्सिमम बना सकते हैं? आप लोगों के अल्फ़ाबेट्स हैं 1 से लेकर 26 तक, ए से लेकर Z तक, यानी कि टोटल अल्फ़ाबेट्स बनते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स बनते हैं आपके। A to Z आपके 26 अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। A और B ये होता है फ्लॉपी के लिए रिजर्व। A और B तो आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। आप लोग C से शुरू करोगे, C से लेके Z तक आप लोग, Z तक आप लोग IP एड्रेस जो है वो असाइन कर सकते हो सिस्टम को, ठीक है। तो टोटल कितने बने? 24। फिर 24 पार्टीशन हम लोग अपने सिस्टम की बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने एक प्राइमरी पार्टीशन बना ली उसके बाद बाकी सारी जितनी होगी वो मेरी सारी की सारी क्या कहलाएगी? एक्सटेंडेड। उस एक्सटेंडेड के अंदर मैक्सिमम मैं 23 लॉजिकल ड्राइव्स बना सकता हूँ, यानी D से लेके Z तक। अगर मैंने 2 प्राइमरी बना ली तो फिर मेरी लॉजिकल हो जाएंगी 22। और अगर मैंने 3 प्राइमरी बना ली तो फिर मेरी लॉजिकल मैक्सिमम बन सकती है कितनी? 21। और अगर मैंने 4 प्राइमरी बना ली तो अब मैं लॉजिकल ड्राइव कोई नहीं बना सकता। ये विंडो का रूल है ये कि मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हो। 4 प्राइमरी पार्टीशन बना ली तो अब आपकी लॉजिकल ड्राइव कोई नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। प्राइमरी के लिए कौन सा C असाइन? कोई भी असाइन कर सकता है, बाय डिफॉल्ट उसको C जो है ना वो उसको असाइन होता है, ठीक है। जो आम नॉर्मल पार्टीशन हम लोग करते हैं विंडो 98 के ज़माने से करते आ रहे हैं, एफ डिस्क के जरिए से जो किया करते थे, या CD डाल के बूट किया सिस्टम को, पार्टीशन जब विंडो इंस्टॉल करता है खुद ब खुद तो वो करता है खुद से जो पार्टीशन कर लेता है। वो आप लोगों की जो पार्टीशन होती है बेसिकली वो बेसिक डिस्क के साथ उसका मैकेनिज्म होता है उसको ट्रीट करने का। बेसिक के बाद जो पार्टीशन का जो या सिस्टम के डिस्क के साथ इंटरेक्ट करने का जो एडवांस मैकेनिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक डिस्क, ठीक है। बेसिक डिस्क को हम लोग डायनामिक डिस्क में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं
और डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट करने के बाद डिफरेंट टाइप के इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं। लाइक इसके अंदर हम लोग सिंगल वॉल्यूम बना सकते हैं, स्पैन वॉल्यूम बना सकते हैं, स्ट्राइप वॉल्यूम बना सकते हैं। इसके अंदर स्ट्राइप्स एंड विद पैरिटी, स्ट्राइप्स एंड विद पैरिटी भी करते हैं। इसका दूसरा नाम है रेड 5, RAID। रेड स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट अरे इंडिपेंडेंट डिस्क ड्राइव। और इसके अलावा हम लोग मिरर वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसमें डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। सिंपल वॉल्यूम, स्टैंड वॉल्यूम, स्ट्राइप वॉल्यूम, स्टैंड से पैरिटी और मिरर वॉल्यूम। ठीक है, मिरर की एक और किस्म होती है जिसको बोलते हैं, मिरर के अंदर दूसरी टाइप कौन सी होती है मिरर के नाम सर? उसको कहते हैं डिस्क डुप्लेक्सिंग। ऐसा ही आपने पढ़ी भी पहले चीज़? नहीं सर, मैं तो पहले रेड तो पढ़ा है, नहीं सुना है, रेड के बारे में इम्प्लीमेंट नहीं किया। विंडो के अंदर चाहे आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट की बात करो चाहे आप सर्वर की बात करो, दो तरह की आप लोगों की ड्राइव्स होती हैं, या बेसिक डिस्क होती है या आप लोगों की डायनामिक डिस्क। तो पहले बेस है वो बेसिक डिस्क होती है, पहले बेसिक डिस्क बनाते हैं, देन उसके बाद उसको डायनामिक में कन्वर्ट किया जाता है। डायनामिक में कन्वर्ट करने के फ़वाइद, डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है सिक्योरिटी नंबर 1, नंबर 2 परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, और नंबर 3 रिडंडेंसी, कि आपने अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को एफिशिएंट करना है, इम्प्रूव करना है, उसके लिए हम लोग डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट करते हैं। आपको सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए हम लोग डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट करते हैं, या आपने डिस्क का फॉल्ट टॉलरेंस के तौर पे आपने यूज़ करना है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि कोई फॉल्ट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी हो, उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत हो, उसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपका डेटा लॉस ना हो। ठीक है, जो सिंपल वॉल्यूम है, सिंपल वॉल्यूम इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई दूसरा आप लोगों के हार्ड डिस्क उतार के अपने सिस्टम के साथ लगा ले और आप लोग ये चाहते हो कि किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप लोगों के ड्राइव एक्सेसिबल ना हो, तो इसके लिए हम लोग उसको डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट करते हैं, उसका सिंपल वॉल्यूम बनाते हैं। सिंपल वॉल्यूम एक ड्राइव का बन सकता है, ठीक है, और सिस्टम पार्टीशन और बूट पार्टीशन, जहाँ पे आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें पड़ी हैं वो सिंपल वॉल्यूम का पार्ट आप लोगों के हो सकती हैं आप लोग। ठीक है, एक आम बेसिक डिस्क को डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट करके सिंपल वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है, ताकि कोई दूसरा उतार के अपने सिस्टम के साथ अगर आपकी हार्ड ड्राइव लगाए तो उसके लिए एक्सेसिबल ना हो, उसको एज ए रॉ पार्टीशन या एज ए अनअलोकेटेड स्पेस उसको नजर आ रहा होगा। ठीक है, डेटा की सिक्योरिटी के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका स्टैंड का। स्टैंड का इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स बिकम्स अ सिंगल लॉजिकल ड्राइव, कि आपकी मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स हो वो कंबाइन होकर एक ड्राइव की सूरत में इकट्ठी हो जाए। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने कोई बड़ी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, या आपने फॉर एग्जांपल ब्राइटेनिक का या आपने टारगेट का कि आपने जो है वो इंसाइक्लोपीडिया इंस्टॉल करना है, या विजुअल स्टूडियो .NET आपने मुकम्मल इंस्टॉल करना है 2012, या कोई बड़ी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसके लिए आप लोगों को स्पेस चाहिए से 100 GB स्पेस चाहिए आपको। अब आपके कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव्स लगी हैं वो 100 GB की नहीं है, दो ड्राइव्स लगी आप लोगों के पास 60 GB की, एक ड्राइव लगी आपके पास 40 GB की और एक ड्राइव लगी आपके पास 60 GB की। अब आप क्या करो, दो ड्राइव्स लगी हैं, दो फिजिकल ड्राइव्स लगी हुई हैं, आप इन दोनों को कंबाइन कर लो, लॉजिकली एक ही बन जाएगी और आपके सिस्टम के अंदर पूरी 100 GB की ड्राइव नजर आ रही होगी। ठीक है, मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स को कंबाइन किया जा सकता है एक लॉजिकल ड्राइव के फॉर्म के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैंड वॉल्यूम। फायदा इसका क्या होगा, कोई बड़ी एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, लार्ज अमाउंट के अंदर आप लोगों ने डेटा स्टोर करना है, तो मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स को कंबाइन करके सिंगल एक वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगेगा कि एक ही पार्टीशन है, एक ही बड़ा सा वॉल्यूम है। ठीक है, उस पर ज़्यादा अमाउंट के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोगों की रीड राइट स्पीड आप लोगों की बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, अब रीड राइट स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए फिर थर्ड मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं स्ट्राइप सेट। स्ट्राइप सेट बनाने का फ़ायदा ये है कि आप लोगों की रीड राइट स्पीड, इसका कॉन्सेप्ट वही है कि मल्टीपल फिजिकल ड्राइव बिकम्स अ सिंगल लॉजिकल ड्राइव, कि आप जो है मल्टीपल फिजिकल ड्राइव को एक ड्राइव की सूरत में कंबाइन कर सकते हो, लेकिन
इसके अंदर शर्त ये है कि ऑल ड्राइव्स मस्ट बी ऑफ इक्वल स्पेस, या सारी की सारी ड्राइव्स की एक जितनी स्पेस होनी चाहिए आप लोगों की, एक जितना उनका साइज़ होना चाहिए। अगर आप ड्राइव सेट विद पैरिटी बना रहे हो 3 ड्राइव्स का, तो तीनों की तीन या तो 40-40 GB की हो, या तीनों की तीन 100-100 GB की हो, या तीनों की तीन 100-200 GB की हो, यानी सबकी एक जितनी स्पेस होनी चाहिए। जब ड्राइव्स की एक जितनी स्पेस होगी और फिर अब आप उसका वॉल्यूम ड्राइव सेट विद पैरिटी बनाओगे, तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा, ये स्पैंड की ही एडवांस किस्म है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर बिहाइंड द सीन हो क्या होता है कि मल्टीपल स्पैंड वॉल्यूम को कंबाइन कर रहा होता है ये, उससे इसकी रीड राइट स्पीड आप लोगों की बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है आप लोगों की, ठीक है। लेकिन सिस्टम या बूट पार्टीशन ना तो स्पैंड वॉल्यूम का हिस्सा हो सकती है और ना ही स्ट्राइप्ड वॉल्यूम का हिस्सा हो सकती है, यानी ये क्रिएट होता है अदर देन सिस्टम एंड बूट पार्टीशन। आपके सिस्टम और बूट पार्टीशन को छोड़ के बाकी ड्राइव्स को आप स्ट्राइप सेट विद पैरिटी के अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्राइप सेट विद पैरिटी का। इसके अंदर भी क्या होता है कि अच्छा जो स्पैंड वॉल्यूम है या स्ट्राइप्ड वॉल्यूम है, इसकी कंडीशन ये है कि मिनिमम 2 ड्राइव्स और मैक्सिमम 32 ड्राइव्स, कम से कम 2 ड्राइव्स और मैक्सिमम 32 ड्राइव्स का बना सकते हो। और जो स्ट्राइप सेट विद पैरिटी है, इसके लिए कम से कम 3 ड्राइव्स, इसके लिए कम से कम 3 ड्राइव्स और मैक्सिमम 32 ड्राइव्स का आप लोग स्ट्राइप सेट विद पैरिटी बना लेते हो। ये बेसिकली आप लोगों को डेटे का फॉल्ट टॉलरेंस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 GB की 3 ड्राइव्स लगी हुई हैं। अगर मैंने इसका स्ट्राइप सेट विद पैरिटी बना दिया, तो ये तीनों कंबाइन होके इसका एक ही वॉल्यूम बन जाएगा, इन तीनों का एक ही वॉल्यूम बन जाएगा। स्ट्राइप सेट विद पैरिटी के अंदर भी शर्त ये है कि सारी ड्राइव्स के इक्वल स्पेस होनी चाहिए। लेकिन अब जब एक वॉल्यूम बनेगा 100 GB जमा 100 GB जमा 100 GB, अकल तो ये कहती है कि 300 GB का बनना चाहिए। 300 GB का नहीं बनेगा, बल्कि बनेगा 200 GB का। कितने का बनेगा? 200 GB का। उसकी रीज़न ये है कि स्ट्राइप सेट विद पैरिटी के अंदर किसी एक डिस्क को ये यूज़ करते हैं पैरिटी डिस्क के तौर पे, पैरिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये 2 डिस्कें, इनकी पैरिटी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होगी। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर एक डिस्क ये ख़राब हो गई तो पैरिटी इंफॉर्मेशन के जरिए से 100% डाटा रिकवर किया जा सकता है। या सपोज ये डिस्क ख़राब होगी तो पैरिटी इंफॉर्मेशन के जरिए से 100% डाटा रिकवर किया जा सकता है। अब कोई यहाँ पे आप लोग यासीन यकीनन ने पूछेगा कि अगर पैरिटी डिस्क ही ख़राब हो जाए तो अब आप लोगों का जो है ना, जो रेट जो है वो आप लोगों का अनकंसिस्टेंट मोड के अंदर आप लोगों का चला जाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको खुद कहेगा कि रेट जो है आपका वो स्टेबल नहीं है, इसको कंसिस्टेंट करो। वो आपको कहेगा कि नई ड्राइव लगाओ, एक आप नई ड्राइव लगाओगे, उसके बाद इन दोनों की पैरिटी पहले यहाँ पे वो कॉपी करेगा। ये कॉन्सेप्ट था आप लोगों का स्ट्राइप सेट विद पैरिटी का। जो रेड 5 है, रिडंडेंट अरे इंडिपेंडेंट डिस्क ड्राइव, ये स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें बिल्कुल फर्क है। वो क्या है कि होंगी तो इसमें भी 3 ड्राइव्स, होंगी तो इसमें भी 3 ड्राइव। मिसाल के तौर पर 3 की 3 ड्राइव 100 GB 100 GB 100 GB 300 GB की ड्राइव है। अब ये किसी एक ड्राइव को अलोकेट नहीं करेगा पैरिटी इंफॉर्मेशन के लिए, बल्कि पैरिटी को भी स्प्रेड करेगा इक्वली। अब क्या करेगा, इन तीनों के अंदर से ये जो स्पेस होगी ये 200 GB ये तो यूज़ कर लेगा डेटा के लिए, और बाकी इन तीनों की ये जो कंबाइंड 100 GB स्पेस होगी इसको यूज़ करेगा पैरिटी के लिए। यानी पैरिटी को भी स्प्रेड कर दिया जाता है अमंग ऑल ड्राइव्स, सारी की सारी ड्राइव्स के दरमियान में इक्वली स्प्रेड किया जाता है। और इस पैरिटी के जो साइज़ होता है, ये इसका टोटल साइज़ किसी एक डिस्क की टोटल कैपेसिटी के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 200 GB की 4 ड्राइव्स लगाई हुई हैं, 200 GB की है, 200 GB की है, 200 GB की है, 4 ड्राइव्स बनाई हुई हैं, टोटल आपका कितना बना? 800 GB बना। अब ये इसकी पैरिटी बनाएगा, ये क्या करेगा, ये वॉल्यूम क्रिएट करेगा टोटल 600 GB का, और 200 GB रखेगा पैरिटी के लिए, ठीक है। इन सब में से इक्वली 50-50 GB निकाल लेगा, 50 GB यहाँ से, 50 यहाँ से, 50 यहाँ से, 50 यहाँ से, टोटल कितना बना? 200 GB। और बाकी 150 जमा 150 जमा 150 जमा 150, टोटल 600 GB को आपका डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। जब आप रेड 5 कॉन्फ़िगर करते हो या स्ट्राइप सेट विद पैरिटी कॉन्फ़िगर करते हो तो एक ड्राइव को रिजर्व कर लिया जाता है पैरिटी इंफॉर्मेशन के लिए। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप लोगों का डेटा आप लोगों का लॉस नहीं होता, बल्कि आप लोग जो अच्छा, एक सूरत तो ये है कि आजकल जितने नए सर्वर आ रहे हैं ना, जो आप लोगों के रैक माउंटेड सर्वर हैं
ये आप लोगों के जो ब्लेड सर्वर है, ये आप लोगों की जो चेसीज आ रही हैं, तो उनके अंदर तो हार्डवेयर के अंदर ही जो है ना मैकेनिज्म होता है कि उसकी बायोस के अंदर ही रेड कॉन्फ़िगर करने का। अदर देन बायोस आपका ओएस भी आपको इस चीज़ से फैसिलिटेट करता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी रेड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन है जी मिरर वॉल्यूम। मिरर वॉल्यूम का काम क्या, जैसा नाम से जा रहा है कि मिरर का मतलब होता है एक्स। मैं शीशे के सामने खड़ा होगा तो मुझे अपना आप नजर आएगा शीशे के अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये मिरर का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो अगर मैंने एक ड्राइव के ऊपर लिखा ए, तो दूसरी पे लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली ए, इधर लिखा बी, इधर लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली बी। यानी इसके लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ड्राइव्स हो सकती हैं। मिरर के लिए मिनिमम या मैक्सिमम कितनी ड्राइव्स हो सकती हैं, 2 ड्राइव्स हो सकती हैं। तो फिर इसके अंदर 100% डेटा का फॉल्ट टॉलरेंस आप लोगों को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक हार्ड ड्राइव खराब होगी, दूसरे में सारा डेटा पड़ा नहीं पड़ा। अगर ये खराब होगी, यहाँ पर डेटा पड़ा, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे एक 100 GB की ड्राइव फुल होगी आपकी, तो दूसरी 100 GB ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगी। यानी एक्चुअल देखा जाए तो 50% डिस्क यूटिलाइजेशन है। यानी 200 GB की ड्राइव लगाने के बावजूद आप लोग यूज एक्चुअल कितना कर रहे हो, 100 GB तो बैकअप के लिए हो रहा है ना, ठीक है। और दूसरा इसकी रीड राइट स्पीड इसकी थोड़ी स्लो होती है इसकी। क्यों? क्योंकि उसको डबल काम करना पड़ता है। अच्छा, मिरर वॉल्यूम के अंदर ही जो इसके एडवांस किस्म है उसको बोलते हैं डिस्क डुप्लेक्सिंग। डिस्क डुप्लेक्सिंग भी मिरर की ही किस्म है। इसमें भी कम से कम 2 ड्राइव, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ड्राइव होते हैं। लेकिन डिस्क डुप्लेक्सिंग के अंदर क्या होता है कि हर ड्राइव के लिए एक सेपरेट कंट्रोलर होता है। मिरर के अंदर तो एक कंट्रोलर के अगेंस्ट 2 ड्राइव्स लगी होती हैं, जबकि डुप्लेक्सिंग के अंदर क्या होता है, हर ड्राइव के अंदर हर ड्राइव का एक अलग से डिस्क कंट्रोलर होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि रीड राइट स्पीड जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ठीक है। ड्राइव्स की किस्मों का तो पता क्या नहीं, ड्राइव्स कितनी तरह की यूज़ करते हैं हम लोग। SATA यूज़ करते हैं, और कौन सी यूज़ करते हैं, ID यूज़ करते हैं, और SCSI ड्राइव भी यूज़ करते हैं, ठीक है। SCSI ड्राइव की जो स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू ID 10 टाइम आप लोगों की बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि उसका SCSI कंट्रोलर लगा होता है, ठीक है। फिर जो अब नई टेक्नोलॉजी जो आई है ID के बाद, वो आई है SATA की। SATA से भी जो एडवांस ड्राइव जो अब नई आ रही है वो आ रही है SAS ड्राइव, और SAS से भी ज़्यादा अच्छी जो ड्राइव है वो SSD। SSD स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ठीक है। सॉलिड स्टेट, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक लैपटॉप लिया ना Core i5 का 50,000 रुपये का, अब उसके अंदर अगर आप 500 GB की SSD लगाना चाह रहे हो तो वो 500 GB की SSD भी 50,000 रुपये की होगी, ठीक है जी। सारी सॉलिड स्टेट नहीं होती, हर USB सॉलिड स्टेट SSD नहीं होती। जो SSD के जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये पूछा है NAS क्या होता है। NAS स्टैंड फॉर नेटवर्क अटैच स्टोरेज, कि आपने नेटवर्क के ऊपर एक स्टोरेज है, उसको आपने डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर आप लोगों ने एक्सेस करवाना है। ये इसका बिल्कुल SAN वाला कॉन्सेप्ट है। SAN स्टैंड फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क, NAS स्टैंड फॉर नेटवर्क अटैच स्टोरेज। उसके अंदर अपना उसका एक बिल्ट इन प्रोसेसर लगा होता है और बिल्ट इन उसकी मेमोरी होती है, और वो जो है ना ये सारे नेटवर्क के अंदर डिफरेंट जो सर्वर्स को या डिफरेंट मशीनों को जो है ना स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये जी जी सॉरी GUID GUIP और MBR डिस्क, MBR स्टैंड फॉर मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड, ठीक है। GUIP कहा आपने, फ्रैंकली स्पीकिंग GUIP का मुझे नहीं पता, मैं आपको गलत बताऊँ उसका फ़ायदा भी नहीं है। GPT का पता, ठीक है। वो GPT और MBR जो है ना, ये मैंने भी GUID होते हैं ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और GPT जो है ना, ये Windows 7 और Windows 2008 ने जो है डिस्क की एक नई टाइप इंट्रोड्यूस करवाई है। MBR और GPT ये मैंने अभी जो है ना इनको डिस्क पार्ट के थ्रू कन्वर्ट करना, और ये सारी चीज़ें मैंने इनको करनी सिखानी है इसके अंदर, और इसका सारा अच्छा सही नहीं। जो आप बोल रहे थे ना GUIP बोला ना आपने, अच्छा ठीक, सही, आप समझ लगे, सही चलो ठीक। मैंने सिस्टम की आप लोगों ने बेसिक को डायनामिक में कन्वर्ट करना है। तरीका क्या है, माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करो और मैनेज पे आ जाओ, या फिर स्टार्ट रन MMC के अंदर आके कंप्यूटर मैनेजमेंट में आ जाओ या डिस्क मैनेजमेंट में आ जाओ।
ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप आ जाएंगे और आप किसी भी डिस्क के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू डायनामिक वॉल्यूम। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आपने स्टैंड वॉल्यूम बनाना है, स्ट्राइट वॉल्यूम बनाना है, मिरर वॉल्यूम बनाना है, रेट 5 आपने कन्फिगर करना है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क करूँगा तो मेरा सिर्फ और सिर्फ सिंपल वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, मेरा बाकी चीज़ें नहीं बन सकती। लेकिन मैं इसको छेड़खानी नहीं करूँगा अपने फिजिकल कंप्यूटर को, ये मैं आपको वर्चुअल पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वर्चुअल हम लोगों के पास ये है तो सही है, लेकिन इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पहले हम लोग ये प्रैक्टिकल कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को आगे जो है कंटिन्यू करूँगा। आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन